हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों, और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। डोंट स्किप इट, एकदम केयरफुली इसे लिसन करिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5वें चरण की जो काउंसलिंग है वो 5 फरवरी से उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा दोस्तों। 7 फरवरी से आप लोग साला बंटन के लिए दोस्तों ऑनलाइन प्रेफरेंस सेट करेंगे। उसके बाद आपको साला बंटित कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको अपने संबंधित ज़िले मतलब कि जिस ज़िले में आपको स्कूल दिया जाएगा, है ना, जिस ज़िले में आपको स्कूल दिया जाएगा वहाँ पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, है ना। डीईओ ऑफिस में, डीईओ ऑफिस मतलब कि जिला शिक्षा कार्यालय में आपको जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको पूरा इसमें बताने वाला हूँ। ये दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसे नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं होता। वो बस अंदाजे से क्या करते हैं कि ये लगेगा, ये ले जा लीजिए, ये ले जा लीजिए, ऐसा करके बता देते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको, जो पिछला काउंसलिंग हुआ था वहाँ से एक कैंडिडेट के से मैंने ये जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के लिए मैंने लाया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्रति के बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा। इसको हमने अभी हाइड कर दिए है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषय क्या है, मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति हेतु आपके द्वारा व्यापम परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम एवं ऑनलाइन काउंसलिंग में दिए गए विकल्प के आधार पर आपके स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे आपका जो स्कूल आपको मिलेगा, है ना, वो आपको बताया जाएगा। तो जिला कांकेर, जैसे इनको कांकेर मिला था, है ना, व्याख्याता असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आप दिनांक को कार्यालय परिसर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पेंशनबड़ा रायपुर में बजे निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति लेकर उपस्थित होवे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, स्व हस्ताक्षरित मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, है ना, उसका फ़ोटोकॉपी आप एक सेट तो फ़ोटोकॉपी रखेंगे ही, है ना। तो उसको भी क्या करना है, स्व हस्ताक्षरित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है आपको, है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपको क्या क्या लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या लगेगा, कक्षा 10वीं की अंक सूची, है ना। उसके बाद कक्षा 12वीं की अंक सूची, फिर स्नातक की समस्त अंक सूची। तो दोस्तों स्नातक की समस्त अंक सूची मतलब कि आप, जैसे कि आप 3 साल का आपका ग्रेजुएट है या फिर 4 साल का है, तो आपको फर्स्ट ईयर, है ना, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। और अगर आपका 4 साल का है तो आपका फोर्थ ईयर का भी आपका मार्कशीट लगेगा दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों कि कई लोग क्या करते हैं कि अपना लास्ट ईयर का क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ले जा लेते हैं और सोचते हैं कि उससे काम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको पूरा, है ना, स्नातक की समस्त अंक सूची मतलब जितने भी अंक सूची आपको ले जाना है। उसके बाद आपका स्नातकोत्तर। तो दोस्तों स्नातकोत्तर में भी मतलब कि स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो जैसे आपने पीजी किया होगा, जैसे कोई एमएससी, एमए, है ना, एमकॉम किए होंगे, तो उसके भी समस्त, है ना। जैसे कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है ना, तो सेमेस्टर वाइज होता है तो उसमें भी आपका फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, है ना, ऐसा पूरा सेमेस्टर वाइज पूरा आपका मार्कशीट आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था बीएड और डीएड, है ना, बीएड या डीएड, क्योंकि पहले पिछले काउंसिलिंग में क्या हुआ था, बीएड और डीएड दोनों कैंडिडेट को लिया गया था, है ना। तो इस बार दोस्तों यहाँ पे थोड़ा संशोधित हो जाएगा, यहाँ पे डीएड बस लिखा आएगा, है ना। तो डीएड के क्या करना है, आपको समस्त अंक सूची ले जाना है दोस्तों। तो आपके पास डीएड का भी जितना भी अंक सूची होगा, है ना, 2 साल में 4 सेमेस्टर होता है क्या, तो आप उसको पूरा डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, है ना, पूरे मार्कशीट ले जाएंगे आप। उसके बाद आधार कार्ड का मूल प्रति, तो आपको आधार कार्ड की अपनी मूल प्रति भी रखना है और उसका फ़ोटोकॉपी भी रखेंगे। उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा के रखना ज़रूरी है ना। तो जिन लोग भी अभी तक नहीं बनाए होंगे, वैसे तो सभी के पास होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा होगा जिसके पास अभी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो प्लीज़ बनवा ले। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जाति स्थायी प्रमाण पत्र। तो जाति स्थायी प्रमाण पत्र दोस्तों जनरल वालों के लिए नहीं लगेगा, है ना, जनरल के लिए क्या है, नहीं लगेगा। तो किसके लिए लगेगा, जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है ना, एससी है और एसटी है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो अभी भी टाइम है, बनवा लीजिए।
उसके बाद दोस्तों दिव्यांगता प्रमाण पत्र। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में आ रहा है ना, तो उसको अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा। दिव्यांग सर्टिफिकेट दोस्तों कम से कम 40% का होना चाहिए। अगर आप 40% से कम का होगा, है ना, तो आपको क्या होगा, वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपको जॉइनिंग नहीं मिल पाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, है ना, तो व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र भी आपको ले जाना है। उसके बाद शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, है ना, उनके लिए है। तो अगर कोई होगा तो उसको अपना एनओसी सर्टिफिकेट बनवा के रखना है दोस्तों, और वहाँ पे लगेगा। भूतपूर्व सैनिक हो तो प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है, तो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे तो उनको एक एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का एक क्या लगेगा, सर्टिफिकेट उनको लगेगा, ठीक है, तो वो बनवा के रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लास्ट दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म, है ना, तो ये लगेगा दोस्तों। ये कहाँ पे मिलेगा, विभाग की वेबसाइट, है ना, ejuportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, ठीक है, तो यहाँ उपलब्ध है। डाउनलोड कर एफिडेविट कराकर साथ लावे, तो डाउनलोड करा के आप उसका क्या करेंगे, एफिडेविट करा के उनको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जिनके पास ये नहीं होगा तो वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नियम और शर्त लिखा हुआ है, तो क्या है चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है केवल आवेदक को संस्था परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, आवेदकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा, है ना, तो वहाँ पे केवल आवेदक को ही जाना है, बाकी लोग जो साथ में रहेंगे वो बाहर में रहेंगे, ठीक। आवेदकों को संस्था परिसर में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र मूवमेंट की अनुमति नहीं होगा। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता दोस्तों, आपको धैर्य बना के आपके लिए जो कक्ष बनाया गया है ना, उस कक्ष में आपको बैठे रहना है ना, आप इधर उधर नहीं जाएंगे दोस्तों। अपने जो क्या बोलते हैं अनुशासन है ना, अपने डिग्निटी का आपको वहाँ पे परिचय एक टाइप से देना है दोस्तों। चूँकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारी तथा मूल प्रमाण पत्र के आधार पर दस्तावेज सत्यापन पश्चात आमंत्रण जारी किया गया है, यदि अभ्यर्थी अंतिम चयनोपरांत किसी भी स्तर पर अनर्ह पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, है ना, जो पुलिस जो यहाँ पे है ना पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है, वहाँ पे आपको एकदम ट्रू जानकारी देना है दोस्तों, सही जानकारी देना है। अगर कहीं पे भी कोई गलत जानकारी देंगे और वो कहीं पे भी गलत पाया जाता है ना, तो आपको फिर उसी समय क्या करेंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। कक्षा 10वीं की अंक सूची, कक्षा 12वीं की अंक सूची, स्नातक की समस्त अंक सूची, स्नातकोत्तर की समस्त अंक सूची, उसके बाद आप अब तो डीएड की ही समस्त अंक सूची लगेगा, है ना। फिर आधार कार्ड, छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र, शासकीय सेवक अगर हो तो एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओबीसी कैंडिडेट के लिए, है ना, क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूँ, इसलिए मैं स्पेशल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे जो ओबीसी के लिए रहता है ना, उसमें एक कैटेगरी रहता है एनसीएल और सीएल। तो ओबीसी कैंडिडेट को उनका आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब वो एनसीएल मतलब कि नॉन क्रीमिलेयर, है ना, नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तब मिलता है, और अगर वो क्रीमिलेयर में आते हैं तो उनको ओबीसी जो कैटेगरी है ना, उनका उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपको एक बनवा के रखना है दोस्तों, है ना। एक इनकम सर्टिफिकेट वैसे तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन जो पिछले बार जो गए थे काउंसलिंग में, है ना, उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। तो इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों आप बनवा लीजिए, और इनकम सर्टिफिकेट आप लोग 8 लाख से कम ही बनवाना,
क्योंकि अगर 8 लाख से ऊपर रहेगा, है ना, अगर 8 लाख प्लस रहेगा तो आपको वो सीएल में मानेगा दोस्तों, है ना। वैसे तो इसका और भी बहुत सारे नियम रहते हैं, लेकिन उन लोग आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में सीधा इनकम को ही देखते हैं केवल, क्योंकि उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं रहता, है ना। वो भी कोई ऐसे ही कोई रहते हैं जिनको बोल दिया जाता है कि डीवी चेक करना है, तो उनको ये बता दिया जाता है कि ऐसा देख लेना है ऐसा करके, तो उनको भी ज़्यादा नियम कानून पता नहीं रहता, तो वो लोग सीधा आपकी आय को ही देखते हैं, है ना। तो आय को ही देखते हैं, तो आय कोशिश करना दोस्तों कि आप लोग 8 लाख से कम बनवाएंगे, है ना, 8 लाख से कम बनवा लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको जानकारी एकदम सही लग रही होगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों अगर कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।